Hi everyone. So this is your exercise number 2 for your CPFAC grammar. Exercise number 2 के अंदर we have picked up 4 to 5 questions especially from Indian Forest Service exam. और ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सिमिलर है, आप देखोगे CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं दैट दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर टू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के अंदर जो जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है, सिमिलर क्वेश्चंस वैसे ही हैं। तो उन क्वेश्चंस को हमने पिक किया है, ट्राई टू सॉल्व इट हेयर ओनली। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस तो आप कहीं से कर चुके हो, बहुत सारी वीडियोस देख चुके होगे, सीजीएल के कोर्स कर चुके होगे, कहीं पे एनरोल्ड भी होगे, तो वहाँ भी आपको शायद इतनी क्लैरिटी ना आ पाए जब आप ये क्वेश्चंस जो हैं जो खुद यूपीएससी ने बनाए हैं और एक ऐसे एग्जाम्स के अंदर पूछे हैं जो कि सिमिलर है सीएपीएफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये क्वेश्चंस अगर करोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन। और अगस्त में आपका एग्जाम है, तब तक हम बहुत ढेर सारी एक्सरसाइजेस कर चुके होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको डायरेक्शन दी गई है कि गिवन जो सेंटेंस है ये आपको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। जब भी आप वॉइस चेंज करते हो, पहली चीज दिमाग में क्या आना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस किस टाइप का है? क्या असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, या इंपेरेटिव है? कैसा सेंटेंस है? सेंटेंस देखिए, ध्यान से पढ़ के देखिए। रिमूव द गॉगल्स बिफोर एंटरिंग द टनल। ये कैसा सेंटेंस है? इट्स एन एडवाइस टू सम सॉर्ट ऑफ, कि आपको जो है रिमूव करना पड़ेगा अपना गूगल जब आप टनल के अंदर एंटर करोगे। सो इट्स एन एडवाइस और ऑर्डर, आप जो भी मानना चाहो। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? इंपेरेटिव। इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये बात भी ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जब भी आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को या पैसिव में कन्वर्ट करते हो या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हो, तो दो चीजें कभी चेंज नहीं होती। फर्स्ट थिंग दैट इज नॉट चेंज्ड इज टेंस। जो उसके अंदर टेंस है वही रहेगा। दूसरा, मीनिंग विल बी इंटैक्ट, सेम मीनिंग रहेगा। तो दीज टू थिंग्स, टेंस एंड मीनिंग, विल नॉट बी चेंज्ड व्हाइल चेंजिंग द वॉइस, राइट। अब उसके बाद काम क्या करना है? जब आपको ये पता चल गया ये मुझे नहीं करना है, टेंस और मीनिंग चेंज नहीं करना है। दूसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप जो है जनरली शुड का यूज करते हो, ठीक है। आप किसका यूज करोगे? शुड का। और तीसरा काम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए, रिमूव द गोगल्स बिफोर एंटरिंग द टनल। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, वेयर इज सब्जेक्ट। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है यू होता है, वो अंडरस्टूड है। यू क्या है? अंडरस्टूड है। आप लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर, लेकिन वो अंडरस्टूड है, वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। उसके बाद रिमूव क्या होगी? वर्ब। अगर मैं इसको देखूँ, रिमूव वर्ब है तो टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट इनडेफिनेट आपका टेंस हो गया। दूसरी चीज देखिए, द गॉगल्स यहाँ पे लिखा है, दो गॉगल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर क्या हो गया आपका? बिफोर कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है, कोई क्लोज नहीं लिखी है। अब करना क्या है आपको? जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हम जनरली व्हाट वी डू इज विल ट्राई टू चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू एन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इनटू एन ऑब्जेक्ट। लेकिन डूअर यही रहेगा, यू, जो कि हम बाय के बाद लिखेंगे। डूअर इज यू ओनली। लेकिन जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, डूअर चेंज नहीं होता है, ये समझो। डूअर क्या होता है? जो काम करता है उसको, जो एक्शंस को अंजाम देता है, वो डूअर है। तो डूअर यू ही रहेगा इररिस्पेक्टिव, अगर आप वॉइस चेंज करो या ना करो, डजेंट मैटर। डूअर यू ही रहेगा, लेकिन वॉइस चेंज हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, इसके बाद क्या काम आता है आपको? जो ऑब्जेक्ट दिया है गिवन सेंटेंस के अंदर, आप ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करोगे। तो यहां पे आप लिखोगे द गॉगल्स, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैंने कहा था कि आपको शुड का यूज करना है, तो आप लिखोगे द गॉगल्स शुड। उसके बाद शुड जो है एक मोडाल है, जब ये मोडाल है तो मोडाल के साथ आप जो भी वर्ब की फॉर्म लिखोगे वो बेस फॉर्म में आएगी। तो बी की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? बेस फॉर्म। बी की बी ही रहेगी, ओके। नहीं तो यहाँ पे गॉगल्स के हिसाब से, क्योंकि सिंगुलर है तो इज आता, लेकिन शुड जो है मोडाल है, उसके बाद आपको बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और ये क्या है? बी की फॉर्म है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है आपकी रिमूव। रिमूव की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा? रिमूव्ड। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे तभी क्या बनता है? वो पैसिव बनता है। तो पैसिव कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? पैसिव कंस्ट्रक्शंस आपको समझने चाहिए। पैसिव वॉइस उसी को बोलते हैं जब भी बी की फॉर्म के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, उसको पैसिव बोलते हैं। अब ये बी की फॉर्म कुछ भी हो सकती है। अगर मैं बी की फॉर्म के बारे में बात करूं तो बी की फॉर्म जो है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो,
अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो तो वो क्या आ सकता है, इज, एम और आर, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट कौन से नंबर का है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करोगे, तब भी एम यूज करोगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज करोगे। उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे आप वॉज और वर का यूज करते हो। ठीक है, वॉज और वर डिपेंड करता है, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट वर हो जाएगा। फिर आप क्या यूज करते हो, परफेक्ट। ओके, जब आप परफेक्ट टेंस में यूज करते हो तो बी की फॉर्म बीन आती है, राइट। उसके बाद जब कंटिन्यूस फॉर्म में यूज करते हो तो बीइंग आ जाती है। ये सारी बी की फॉर्म है जो कि हम यूज करते हैं। इस केस के अंदर हमें मोडाल तो यूज करना ही था क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, शुड के साथ बी की बेस फॉर्म आएगी, राइट। बी एज ए लिखना पड़ेगा बेस फॉर्म के अंदर, उसके साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, रिमूव्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया, द गॉगल्स शुड बी रिमूव्ड। अब बात आती है कि अगर आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, पहले जो सब्जेक्ट यू था लेकिन अब क्या बन गया सब्जेक्ट गॉगल्स, लेकिन यहाँ पे डूअर कौन था, डूअर भी यू था। अगर आप डूअर लिखना चाहो यहाँ पे द गॉगल्स शुड बी रिमूव्ड बाय यू, आप लिख सकते हो। अदरवाइज अंडरस्टूड है, जरूरी नहीं है आप लिखो, अंडरस्टूड है ये, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, द गॉगल शुड बी रिमूव्ड बिफोर एंटरिंग द टनल, या फिर ऐसे लिखते हो, द गॉगल शुड बी रिमूव्ड बाय यू बिफोर एंटरिंग द टनल। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, गॉगल शुड बी रिमूव्ड बिफोर एंटरिंग द टनल बाय यू, वो भी लिख सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप डूअर जो है वर्ब के साथ लिखिए। ये डूअर जो है अगर वर्ब के साथ लिखा होगा तो वो ज़्यादा बेटर मीनिंग कन्वे कर रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका नरेशन का है, इनडायरेक्ट स्पीच। जनरली 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सीपीएफ एग्जाम में, 1 या 2 क्वेश्चन। वॉइसेस का भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन का रिकॉर्ड रहा है, कभी भी मिस नहीं हुआ है। तो 1 नंबर मैंने आपका अभी पक्का करवा दिया। दूसरा नंबर के लिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो आपके सामने डायरेक्शन है कि आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आप करते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, किस टाइप का है। इंटेरोगेटिव है क्या, इंपेरेटिव है, असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है। यहाँ पे आप देखिए दिस गिवन सेंटेंस, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ, अगर आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे तो फंडामेंटल्स बहुत खराब है आपके, फंडामेंटल्स पे फोकस करने की जरूरत है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जो कि आपका ये कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कोटेशन में। तो यहाँ पे आप देखिए, आई विश टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जिस भी सेंटेंस के अंदर विश होती है और या फिर प्रेयर होती है, जिस भी सेंटेंस के अंदर विश या प्रेयर होती है तो आप उन सेंटेंस को क्या बोलते हो, ऑप्टेटिव। गिवन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आप कन्वर्जन कैसे करते हो, आप जो ये कोमा इनवर्टेड कोमा जो हैं इनको ड्रॉप करके आप दैट का यूज करोगे, राइट। किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। इतना समझ में आया। उसके बाद मेन चीज आप देखिए, जो हम नरेशन जब चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, तो जो ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, देखिए इतना तो पता ही होगा ना आपको, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको हम वर्ब बोलते हैं, ये स्पीच बोलते हैं। ये जो है एग्जैक्ट स्पीकर के वर्ड होते हैं। आई विश टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग दिस ईयर, ये एग्जैक्ट स्पीकर के वर्ड हैं। जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं, जो स्पीकर के वर्ड जो होते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, राइट। तो इस केस के अंदर आप देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्रोनाउन जो होता है वो चेंज होता है। दूसरा, इसके अंदर जो आप देखोगे वर्ब यूज की गई है उसमें चेंजेस आते हैं, और इसके साथ इसमें जो टाइम और प्लेस के वर्ड्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। यहाँ पे दिस देखोगे, प्लेस है एक हिसाब से, दिस ईयर या फिर टाइम, दिस इट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। तो टाइम और प्लेस के जो भी वर्ड हैं वो जो हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो चेंज हो जाएंगे। तो मेजर चेंजेस क्या आएंगे इसके अंदर, आई के अंदर, वर्ब के अंदर और उस दिस के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये चेंजेस करने हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजेस होने चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भी चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कब होते हैं, इस सेंटेंस का वो पार्ट नहीं है, लेकिन आपको वो भी आना चाहिए। वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है जब हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम बेसिक्स कंसेप्ट, जो कि हम ग्रामर सीरीज के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस कुछ वीडियोस देखिएगा प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी जो डिस्कस्ड है ग्रामर के लिए जो कॉन्सेप्ट, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ इसको इन डेप्थ। तो ये चीज़ आपको समझ में आई।
क्या क्या चेंजेस करने हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, ऑप्टेटिव चेंजेस क्या करने हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके दैट लिखना है। उसके साथ आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपने प्रोनाउन यूज किया उसके अंदर चेंज होगा, वर्ब के अंदर चेंज होगा, राइट। दूसरा, टाइम और प्लेस के जो एडवर्ब्स हैं या फिर डिटर्मिनर्स हैं वो चेंज होंगे, दिस यहाँ पे चेंज होगा। अब चेंज करते हैं, करना क्या है। जैसे राकेश देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट है, इतना तो समझ में आता है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, राकेश इज व्हाट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, राइट। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है सैड। जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तभी इनके अंदर चेंज आता है, अदरवाइज इनके अंदर चेंज नहीं आता। टेंस में प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ होता तब इसके अंदर कोई भी चीज जो है चेंज नहीं होती एक्सेप्ट द प्रोनाउन, राइट, एक्सेप्ट द प्रोनाउन एंड दिस डिटर्मिनर दिस। उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जब वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो दैट मीन्स कि हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग जो है कन्वर्जन करने की जल्दी में रहते हो, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो जानने की आपको जल्दी नहीं होती। तो वो आराम आराम से समझो, कोई रेल नहीं पकड़नी आपको। तो राकेश सेड, ये आपकी क्या होगी, रिपोर्टिंग स्पीच। राकेश क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। सैड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सैड जो होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो सैड ही रहता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, राकेश सैड। दूसरी चीज आप यह देखिए, ये जो कोमा नोटेड कोमा है इसको आप ड्रॉप करोगे, यहाँ पे आप दैट लिखोगे। भूल मत जाना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। उसके साथ जो आई है ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राकेश। अब राकेश का मुझे प्रोनाउन चूज करना पड़ेगा। राकेश का प्रोनाउन क्या होता है, ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही। उसके बाद क्या है, विश। विश क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विश्ड, बस काम खत्म। तो राकेश सैड दैट ही विश्ड टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो दिस की जगह हम क्या लिख देंगे, दैट ईयर। ओके, इतना समझ में आ गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, दोबारा समराइज कर देता हूँ। पहला काम होता है आपका, जब भी आप नरेशन करते हो, ट्राई टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। ऑप्टेटिव है, उसको चेंज करने का तरीका अलग होता है। जो तरीका होता है मैंने आपको बता दिया। किन चीज़ों में चेंजेस आते हैं, चेंजेस विल कम इन टू द दिस रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, और जो उसके टाइम और प्लेस के जो डिटर्मिनर्स और एडवर्ब्स हैं उनके अंदर चेंज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज इट इज नॉट रेनिंग नाउ। और आपको क्या सप्लाई करना है, क्वेश्चन टैग सप्लाई करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग पूछा गया है। गिवन सेंटेंस कैसा है, गिवन सेंटेंस नेगेटिव है, राइट, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन टैग में ब्यूटी है हमेशा, क्वेश्चन टैग इज बेसिकली यूज क्यों होता है, फंक्शन क्या क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग इज बेसिकली यूज टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर। जिससे आप बात कर रहे हो उससे कुछ रिस्पॉन्स लेके आना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इट इज नॉट रेनिंग नाउ। जब आप क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन पूछोगे तो लिसनर जो होगा, उस क्वेश्चन को जो रिसीव कर रहा होगा, वो कुछ ना कुछ आंसर देगा, है ना। तो इसीलिए हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। उसके पीछे जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे, राइट, तो वो जब हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो जो लिसनर है, जो रिसीवर है, वो थोड़ा सा फील करेगा कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो अपोजिट दी है। तो इट इज नॉट रेनिंग नाउ, यहाँ पे आप देखो नोट है, सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। बस इतना याद रखो। अब गिवन सेंटेंस में देखो इट इज नॉट रेनिंग नाउ। जब आप क्वेश्चन टैग लिखोगे, क्वेश्चन टैग बनाने में आपको दो चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन टैग में क्या यूज होता है, एक तो प्रोनाउन, एक प्रोनाउन यूज होता है, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब, ये चीज होती है। ओके, अगर आप के सेंटेंस जो है नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगा रहे हो तो वहाँ पे नोट भी लिखते हो, ओके, और वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। इतना समझ में आना चाहिए, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग के अंदर हम प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब ही यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब यूज नहीं करते। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम जनरेट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, गिवन सेंटेंस इज इट इज नॉट रेनिंग नाउ,
आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। जब आप इसमें क्वेश्चन टैग करोगे तो पहला काम है प्रोनाउन ढूंढने का। प्रोनाउन क्या है इसमें, इट है, राइट, सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इट। दूसरी चीज, गिवन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग के अंदर हम नॉट यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब जब इज है इसके अंदर तो डायरेक्टली इसमें हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन दोनों यूज होंगी। और जब वो दोनों यूज होंगी तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है, लास्ट में क्वेश्चन होगा तो आप उसका इन्वर्जन जरूर करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे इज इट, राइट। सो इट इज नॉट रेनिंग नाउ, आप क्वेश्चन टैग में लिखोगे इज इट। अदरवाइज अगर यहाँ पे लिखा होता इट इज रेनिंग नाउ तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता, तो यहाँ पे इजंट इट हो जाता। और इजंट इट जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको लिखना है, पूरा आपको एक्सपेंड करके नहीं लिखना, उसकी नॉर्मल फॉर्म हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, राइट, क्वेश्चन टैग आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मैंगो इज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट। आपको क्या करना है, गिवन सेंटेंस को रीराइट करना है विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखो 3 डिग्री होती है किसी भी चीज को कंपैरिजन करने की, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव दोनों में डिग्री होती है, ध्यान से सुनो। एडवर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के अंदर डिग्री होती है, ठीक है। गिवन क्वेश्चन के अंदर द मोस्ट डिलीशियस जो है ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आप देखो ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, समझ लो, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, राइट, सुपरलेटिव डिग्री। इसके थोड़े थोड़े फंक्शंस देख लो। पॉजिटिव डिग्री इज नॉट फॉर कंपैरिजन, ये इक्वेट करने के काम आती है। ये क्या करने के काम आती है, इक्वेट, ओके, या डिस्क्राइब। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना है आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, या फिर दो चीजों को इक्वेट करना है, उनमें एक बैलेंस दिखाना है, तो हम ये पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरिजन जो है वो दो के बीच में कंपैरिजन हो सकता है या दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। सो इट इज बेसिकली टू कंपेयर, ये कंपेयर होता है। कंपेयर होता क्या है, वन वर्सेस मैनी, एक और कईयों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है। सुपरलेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव इज द कंपैरिजन बिटवीन वन वर्सेस ऑल, दुनिया में जितने भी हैं, वन वर्सेस ऑल, सुपरलेटिव ये होता है। सो सुपरलेटिव दुनिया नहीं, मतलब वी कैन रेस्ट्रिक्ट द कंपैरिजन विद इन क्लास, विद इन फैमिली, विद इन अ नेशन, विद इन अ स्टेट। हमें है, मतलब वो हमें बताना पड़ेगा कंपैरिजन कितने के बीच में हो रहा है तो पर सभी के बीच में होगा वो। सो वन वर्सेस ऑल होगा, सुपरलेटिव वन वर्सेस मैनी हो सकता है। पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन होता ही नहीं, इट इज टू डिस्क्राइब सर्टेन सर्टेन एडजेक्टिव्स, ओके। तो अब यहाँ पे आ जाइए कि मैंगो इज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट। फ्रूट क्या हो गया, नाउन हो गया यहाँ पे। डिलीशियस यहाँ पे लिखा है, डिलीशियस इन एडजेक्टिव, उसको और भी ज़्यादा उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए, ये द मोस्ट जो है उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए, डिलीशियस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने सुपरलेटिव यूज़ किया है। लेकिन ये कह रहा है कि आपको जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करना है आपको, जब आप कंपैरिजन यूज़ करोगे तो एक चीज़ और आती है, यहाँ पे आप दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हो, ठीक है। कंपैरिजन जब भी आप करोगे तो यू विल यूज द दैट कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन के बिना काम बनेगा ही नहीं। तो इसमें आप देखिए कि मैंगो इज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट, लेकिन यहाँ पॉजिटिव डिग्री लिखा है तो हम कंपैरिजन तो करेंगे नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री में दैट यूज होता है नहीं, आप डिस्क्राइब करते हो, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, आराम से हम डिस्क्राइब कर देंगे। तो मैंगो, मैंगो इज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट, तो मैंगो इज, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एक हिसाब से आप यू कैन यूज सम सॉर्ट ऑफ अ सिमिली भी यूज कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसमें आप एज एज करके भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्ट, जैसे कि मैं बोलूं कि मैंगो, मैंगो इज एज डिलीशियस एज, ये एज है, एज एनी अदर फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंगो इज एज डिलीशियस एज एनी अदर फ्रूट। तो एज डिलीशियस एज लिखने के पीछे क्या मतलब है कि मैंने इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखा है,
पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब या फिर इक्वेट करने के लिए। मैंने यहाँ पे इक्वेट किया है कि मैंगो जो है इक्वल है, इतना डिलीशियस है बाकी फ्रूट्स के लिए, जितने डिलीशियस है बाकी जितने फ्रूट्स है उतना ही डिलीशियस मैंगो भी है। तो मैंने यहाँ पे उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो मैंगो इज एज डिलीशियस एज एनी अदर फ्रूट। एनी अदर फ्रूट लिखना जरूरी था क्योंकि हम उससे रिलेट कर रहे हैं, इट इज़ टू रिलेट नॉट टू कंपेयर। ओके, ये रिलेट करने के लिए है कि मैंगो जो है इतना डिलीशियस है एनी अदर फ्रूट। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री इक्वेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए होती है। कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री वन वर्सेस मैनी हो सकता है। सुपरलेटिव डिग्री वन वर्सेस ऑल होगा, राइट। तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, 3 डिग्रियाज होती हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के अंदर डिग्री होती है, राइट। तो आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट वन इज, हाँ, आपके सामने क्वेश्चन है, रीराइट करना आपको ये। तो क्वेश्चन इज, रोहन इज वेरी इल, हिज फैमिली हैज गिवन अप द होप ऑफ हिज रिकवरी। आपको डायरेक्शन दी गई है कि आपको सो और दैट वाली कंस्ट्रक्शन यूज करनी है। ऑल टाइम फेवरेट, यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है। सो दैट बार बार यूज कीजिए, एज सुन एज यूज कीजिए, और उसके साथ सो और दैट के अलावा एक और चीज जो यूज होती है वो एज और एज कंस्ट्रक्शन भी यूज होती है। सो और दैट भी होती है, टू और टू भी होती है, आपने देखा होगा कई बार, टू और टू ये भी होता है। तो टू और टू की कंस्ट्रक्शन भी यूज होती है, लेकिन एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप सो और दैट की कंस्ट्रक्शन यूज कीजिए। जब भी आप सो और दैट की कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, जो सो होता है यहाँ पे होता है रीजन, और दैट के बाद जो क्लोज लिखी जाती है वहां पे होता है रिजल्ट। वहां पे क्या होता है, रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस, आउटकम। तो इस दोनों के अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, दो सेंटेंस है। पहला ये, रोहन इज वेरी इल, हिज फैमिली हैज गिवन अप द होप ऑफ हिज रिकवरी। अब आप ये समझिए, इसमें से दोनों में से रीजन क्या है और रिजल्ट क्या है। रीजन तो ये है कि रोहन बहुत इल है, दूसरा ये है हिज फैमिली हैज गिवन अप द होप ऑफ हिज रिकवरी, ये रिजल्ट है। जब ये रिजल्ट है तो इसका मतलब जो है हिज फैमिली हैज गिवन अप द होप ऑफ हिज रिकवरी, है दैट के बाद लिखोगे आप। हालांकि आप इसको बिना ये समझे भी लिख सकते थे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या होता है वो पता होना चाहिए कि हम दैट के बाद ही वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट है। और सो के साथ हम ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रीजन है। इतना समझ में आ गया तो आप बहुत सारी चीजें और कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वेराइटीज और हैं, बहुत सारी नुआंसेस और हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है वो, इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है वो। हम बहुत सारे नुआंसेस और भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ग्रामर 4.0 का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे बहुत बेसिक पूछा तो मैं बहुत बेसिक ही बता रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको जरूर बता रहा हूँ। तो रोहन इज वेरी इल, तो यहाँ पे आप लिखोगे रोहन इज सो इल। रीजन क्या है वेरी ड्रॉप करने का, क्योंकि सो भी एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है। इस वेरी एडवर्ब को मैं ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे मैंने सो एडवर्ब यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे दैट कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दो क्लोज हैं, रोहन इज वेरी इल and his family has given up the hope of his recovery. This is clause number 2. So this is clause number 1 and this is clause number 2. The clause number 1 and clause number 2 दोनों को मुझे जब ज्वाइन करना होता है कंजंक्शन मुझे चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट है इसलिए मुझे दैट कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दैट कंजंक्शन जो है रिजल्ट को दिखाता है। अब रिजल्ट जो है क्या है, हिज फैमिली इज गिवन अप द होप ऑफ हिज रिकवरी। ये पूरी की पूरी क्लोज जो है मैं यहाँ पे इसको उठा के लिख दूंगा, यही आंसर होगा। तो रोहन इज सो इल दैट हिज फैमिली हैज गिवन अप द होप ऑफ हिज रिकवरी। ये समझ में आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने बोला था, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। So the last thing is that is promotional, that is grammar 4.0. If you guys are struggling in preparing grammar for CAPF, this particular course is designed in a specific way जो कि आपकी CAPF की जो नीड है उसी को फुलफिल करेगा। उसके अलावा मुझे नहीं पता आप कौन से एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, उसके लिए प्रिपरेशन का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, CDS, NDA, CGL ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो कि हमने किए हैं, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए जो कि हमने किए हैं। इसके अंदर हमने क्लासेस किए हैं, इसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ग्रामर की, लगभग 10 टेस्ट हैं इसके अंदर, विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, विद डिस्कशंस आपको मिलेंगे। ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो लाइव शुरू हुआ था, लेकिन अभी इसका रिकॉर्डेड वीडियोज़ का सपोर्ट है, राइट। रिकॉर्डेड वीडियोज़ का सपोर्ट है, प्लस डाउट सेशंस होते हैं फ्रीक्वेंटली, यू कैन आस्क। सो दिस इज ग्रामर 4.0। यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाके
आप चेकअप कर सकते हो पर्टिकुलर कोर्स का लिंक, राइट? सो दिस इज ऑल. Grammar 4.0 is running currently and will continue this exercise series till the exam. Thank you.